How are you? In previous video we discussed various sources of history, in which we discussed archaeological source, inscriptions, coins, monuments and artifacts. And in this video we discuss about literary sources. Okay, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिटरेरी सोर्सेज, मीन्स लिखित साक्ष्य। ठीक है, तो जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड कल्चरल मोड्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये कह रहे हैं वो हैंड रिटन रिकॉर्ड जो हाथ से लिखे गए हैं, ठीक है, इन रिकॉर्ड को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर to write on. They wrote a record of their life and times by writing on various surfaces such as rocks, dried leaves of tree, metal plate and palm leaves. तो ये कह रहे हैं कि जो प्राचीन काल का जो मनुष्य था उसके पास लिखने के लिए पेपर नहीं थे, मतलब उसके पास कागज़ नहीं था, उस समय कागज़ की डिस्कवरी नहीं हुई। तो वो लोग किस पे लिखते थे, तो वो लिखने के लिए यूज करते थे या तो दीवारों पे लिख देते थे, पहाड़ों पे लिख देते थे, पत्थरों पे, दे राइट ऑन द टैबलेट ऑफ द स्टोन, दे राइट ऑन द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल पे लिखते थे जैसे कि भोजपत्र, या मेटल प्लेट्स, पाम लीव्स। सेवरल आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, टेम्पल एंड आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, इनको जो है बहुत सारे म्यूजियम में, मंदिरों में, आर्कियोलॉजिकल में, लाइब्रेरीज में, अलग अलग जगह पर इनको संरक्षित करके, सुरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, दीज मैन्यूस्क्रिप्ट टेल अस अबाउट द रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल एंड प्रैक्टिकल ऑफ देयर प्रैक्टिसेज ऑफ देयर टाइम। तो ये कह रहे हैं कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं ये उस समय के बारे में हमें वहाँ की राजनीतिक, सांस्कृतिक और उनका जो जीवन था, दैनिक जीवन था, उसके बारे में हमें जानकारी इनसे मिलती है। इन इंडिया, अगर हम भारत की बात करें, भारत में तो मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन इन पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। तो भारत में अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो वो किस किस भाषा में लिखे गए, या वो जो पांडुलिपियाँ हैं किस किस भाषा में लिखी गई हैं, तो उनमें जो मुख्य भाषा है वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल। ठीक है, तो इन्हीं भाषाओं में हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं या जो पांडुलिपि हैं वो लिखी गई हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे, जैसे रामायण किसमें लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, जैसे गीता संस्कृत में। ठीक है, तो रामायण एंड गीता बोथ आर रिटन इन संस्कृत। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल शिल्पाधिकारम, जो शिल्पाधिकारम है ये किस भाषा में लिखी गई, तो तमिल में लिखी गई। जैसे मृच्छकटिकम किस भाषा में लिखी गई, तमिल भाषा में लिखी गई। ठीक है, एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट वर रिटन इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। ऐसे जो बुद्ध टेक्स्ट है या जो बुद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस, सेकुलर और एंड फॉरेन अकाउंट। तो जो भारतीय जो लिटरेचर की बात हम करते हैं या लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो हैं, फर्स्ट है रिलीजियस, दूसरा है सेकुलर, तीसरे हैं फॉरेन अकाउंट। ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर क्या होगा, तो दीज टेक्स्ट शेड लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ आवर एंसेस्टर बिसाइड टेलिंग अस अबाउट देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो ये कहते हैं कि जो हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो क्या बताता है, वो हमारे पूर्वजों की उस जीवन पर प्रकाश डालता है जो धर्म से जुड़ी हुई थी। मीन्स ये उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसके बारे में नहीं बताता, ये केवल और केवल किस जीवन के बारे में बताता है, तो उनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस द वेदास एज हाउ द आर्यंस केम टू इंडिया। जैसे वेद हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार आर्य जो है वो भारत
आए, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो इस तरह से अगर देखें अलग अलग धर्म में अलग अलग टेक्स्ट पुस्तकें, जैसे हिंदूज में जैनिज्म और बुद्धिज्म। हिंदू टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे हमारे पुराण, उपनिषद, अरण्यक, श्रुति, रामायण, महाभारत, गीता, दे ऑल आर कंसिडर्ड एन रिलीजियस लिटरेचर। ये सब के सब किसके हिस्से हैं? दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर। ये सब के सब जो हैं हमारे धार्मिक साहित्य के हिस्से हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, बुद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की बात करें तो त्रिपिटक, जातक, दीपमावस, महावंश एंड अरे मंजुश्री नुलकप्पा। ठीक है। तो ये जो है महावंशम है, दीपवास है, त्रिपिटक हैं, जातक हैं, ठीक है, या हम ये कहें आर्य मंजुश्री नुलकल्पा जो है, ये सब का सब टेक्स्ट जो किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किस भाषा में लिखा गया होगा? तो भी मैंने आपको बताया बुद्ध टेक्स्ट किस में लिखा गया है, तो या तो पाली लैंग्वेज में या प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है। ऐसे हम जैनिज्म की बात करें, जैन टेक्स्ट की बात करें तो जैन टेक्स्ट में आ जाए आपके अंग। ठीक है। ऐसे ही मुस्लिम में तो आपके कुरान, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो बाइबल। तो ये सब के सब ऑल आर कंसिडर्ड इन रिलीजियस लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर की बात करें हम, या हम कहें धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो होगा जो हमें धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, वो हमें बताएगा किसके बारे में? उस किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, या उस काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी इससे मिलेगी। जैसे ये कह रहे हैं मैनी अदर राइटिंग्स वर डन ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट सच एज लॉ, मेडिसन, पॉलिटिक्स दैट आर कैटेगराइज्ड एज सेकुलर लिटरेचर। तो ये कह रहे हैं बहुत सारा साहित्य ऐसा है जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, उसके जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं साहित्य के वो हैं जैसे औषधि है, राजनीति है, ठीक है, और ये ऑल आर कंसिडर्ड इन सेकुलर लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है वो हमें क्या बताता है? तो इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री फिलॉसफी ऑफ द मॉरियंस। ठीक है। तो ये हमें मौर्य साम्राज्य के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, या जो मिलिट्री आर्मी सेना किस तरह से संगठित थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? तो हमें मिलती है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। जैसे में क्रॉनिकल्स, पोएम, प्लेज एंड मेमोरीज आर आल्सो क्लासिफाइड अंडर सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज। द प्ले मुद्रा राक्षस बाय विशाल दत्त डिस्क्राइब द मॉरियन विक्ट्री ओवर द नंद। जैसे विशाल दत्त की लिखी हुई पुस्तक मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस हमें किसके बारे में बताती है? तो ये मौर्यों की नंद वंश पर विजय के बारे में बताती है। ठीक है। जैसे ऑटोबायोग्राफी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताएंगे। जैसे हम बात करें किसकी, तो जैसे कि बाबरनामा, हुमायूंनामा, तारीख हिंद, ये सब क्या है? ये हमारे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या उस समय की सोसाइटी के बारे में बताते हैं। जैसे कि राजतरंगिणी, ठीक है, और आपका तो राजतरंगिणी है, ठीक है, या हम कहें जैसे आपका मुद्रा राक्षस हो गया, या कालिदास की लिखी हुई पुस्तकें हैं मेघदूतम, ठीक है। तो मेघदूतम जो है वो भी क्या बताती है? तो उसमें कुछ नहीं है, कहानी ये है कि एक यक्ष होता है, तो वो बादलों के द्वारा अपनी पत्नी यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है, किससे? बादलों पे लिखकर। तो मेघदूतम में केवल यही है कहानी। तो मतलब ये जो स्टोरी है ये किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के लिटरेचर को हम क्या कहेंगे? सेकुलर लिटरेचर। ओके। फिर आता है अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें या उनके द्वारा लिखा गया लिखित स्रोत, ठीक है, या उनके द्वारा लिखा गया साहित्य। तो मैनी फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री।
तो ये कह रहे हैं भारत के इतिहास में अलग अलग समय पर बहुत सारे विदेशी भारत की यात्राओं पे आए। सम ऑफ दीज फॉरेनर्स ब्रॉट डिटेल अकाउंट ऑफ द किंगडम दे विजिटेड। इनमें से कुछ यात्रियों ने उन राज्यों के बारे में डिटेल में लिखा, विस्तृत रूप से बताया है जहाँ जिन राज्यों की इन्होंने यात्राएं की हैं, जिन राजाओं के यहाँ ये गए। जैसे मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर रोट डाउन हिज impressions about the political, social and economic condition after the Mauryan in his book Indica। ये कह रहे हैं जैसे कि मेगास्थनीज जो है वो एक ग्रीक एम्बेसडर था और उसने अपनी पुस्तक में मौर्यों के बाद, ठीक है, अंडर द मौर्यंस, मौर्य काल में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन क्या थी, इसके बारे में लिखा किसमें, अपनी बुक इंडिका में। ऐसे चाइनीज ट्रैवलर फयान एंड वेनसांग रोट इन ग्रेट डिटेल अबाउट द किंगडम दे विजिटेड इन देयर ट्रेवल्स इन इंडिया। इसी प्रकार से फयान है, वेनसांग है, इन्होंने भी उन राज्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है जिन राज्यों की इन्होंने यात्राएं की। से अलवरुणी एंड अरब ट्रैवलर गेव एन डेप्थ अकाउंट ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया इन हिज बुक किताबुल। तो ये कह रहे हैं ऐसे एक अरब ट्रैवलर हैं, अरब यात्री हैं अलवरुणी। तो अलवरुणी जो हैं उन्होंने 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में बताया, मतलब 11वीं शताब्दी में भारत की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक किताब-उल हिंद में बताया। ठीक है, नेक्स्ट है वन पास्ट और मैनी, मीन्स हमारा जो इतिहास है या जो हमारा बीता हुआ कल है वो सबके लिए समान है या अलग अलग है। तो आप देखेंगे कि एक ही समय में एक ही जगह पे अलग अलग स्टेटस के लोग अलग अलग जीवन यापन कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का था। अगर हम कहें राजा रानी या वो धनी लोग जो व्यापारी थे या किसी राज्य में मंत्री थे या अच्छे पदों पे थे, गवर्नमेंट में थे, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। वहीं जो आप देखेंगे कि जो फार्मर्स हैं या जो पीजेंट हैं, जो वर्कर हैं, वो बहुत निम्न स्तर, लोअर क्लास की लाइफ जी रहे थे। तो समय एक ही था बट स्टेटस दोनों का अलग अलग था। तो दोनों के लिए इतिहास भी कैसा हुआ, अलग अलग हुआ। भाई जो कष्ट में था उसके लिए इतिहास वो बताएंगे हमारी तो स्थिति बहुत खराब थी उस समय और वो व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब थी जब हमारी स्थिति खराब थी। वहीं अगर हम उन लोगों से पूछें जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, वो कहेंगे नहीं वो समय तो बड़ा अच्छा था, हमारा गोल्डन टाइम था। मीन्स समय एक ही है, इतिहास एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वही ये इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं, इतिहास के स्रोत जो हैं, वो हमें अलग अलग समय के बारे में जानकारी देते हैं। एंड पीपल लीड डिफरेंट लिव्स ड्यूरिंग ए सिंगल पर्टिकुलर पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, देयर ऑक्यूपेशन, देयर कल्चर, ज्योग्राफिकल लोकेशन etc। ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे, अपनी सोशल स्टेटस, उनकी ऑक्यूपेशन या उनकी संस्कृति या ज्योग्राफी के आधार पे वो अलग अलग जीवन स्तर जी रहे थे या अलग अलग स्तर के जीवन जी रहे थे। ठीक है, तो दिस क्लियरली इम्प्लीज दैट नॉट ऑल पीपल शेयर्ड वन कॉमन पास्ट। इससे हमें ये बिल्कुल पता चलता है, क्लियर पता चलता है कि एक ही समय में सभी लोगों का एक जैसा इतिहास नहीं था, एक जैसा बीता हुआ समय नहीं था। इट मीन्स हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द पास्ट डिफरेंटली। ठीक है, इंस्टेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द पास्ट डिफरेंटली, मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग समय जी रहे थे, उस समय अलग अलग लेवल पे जीवन जी रहे थे। दिस इज द रीजन दैट हिस्टोरियंस इन्फर वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट। तो इसी आधार पे इतिहासकार ये कहते हैं कि वी हैव नॉट, हम एक नहीं थे, हमारे इतिहास अलग अलग हैं या हमारा बीता हुआ समय अलग अलग है।
किंग्स एंड क्वींस लिव्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। जो लोग थे, जो उस समय हम ये कहें जो कॉमन लोग थे, या किंग और क्वींस की बात करें, तो जो राजा और रानी थे वो एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग जीवन जी रहे थे। ट्रेडर्स हैड डिफरेंट लाइफ, व्यापारियों का जीवन स्तर अलग था। ठीक है। देन से पॉटर्स और फार्मर्स पीपल इन सिटी लीड ए वेरी डिफरेंट लिव्स देन दोज इन विलेज एंड फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं, और उसी समय में अगर हम देखें कि वो लोग, वो किसान या वो लोग जो पॉटर्स या जो लोग शहर और गांव में, शहर के लोगों का जीवन स्तर अलग था और ग्रामीण जीवन स्तर अलग था। Thus most of the historical records describe the lives and achievement of a very small section of people, since ordinary people did not keep a record of their lives. We can only form an idea about their lives through archaeological sources. तो जो लोग प्रॉस्परस लाइफ जी रहे थे या जिनके पास बहुत उत्कृष्ट संसाधन थे, केवल वही एक सेक्शन था, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि अपने विचारों को, अपने कंडीशंस को आगे सुरक्षित रख सकता था। तो इससे क्या होता है, इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत छोटे से समूह के बारे में ही जानकारी मिलती है। एक बहुत बड़ा जो तबका है, एक बहुत बड़ा जो समूह है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, और उनके जीवन की जानकारी के बारे में हमारे पास एकमात्र अगर कोई स्रोत है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। हम अगर चाहें कि लिटरेरी सोर्सेज से उनके बारे में कुछ पता करना चाहें तो हमें सही जानकारी, सटीक जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती। ठीक है। तो इसी के साथ जो है अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम आपसे रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या, तो हमने आपको बताया था द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, कि इतिहास क्या है। तो क्रमबद्ध तरीके से जो हम अपने बीते हुए समय को पढ़ रहे हैं वो इतिहास है। फ़ायदा क्या है उसका, तो फ़ायदा ये है इतिहास से स्टडी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। इतिहास पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहले तो हमें कि किस तरह से हमें ये पता चलता है हाउ टू मैन इवॉल्व फ्रॉम केव ड्वेलर्स टू द मॉडर्न मैन, किस तरह से मनुष्य जो है गुफाओं से निकल करके यहाँ तक आया, व्हाट आर द चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। इसके अलावा द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट टाइम, हाउ टू पीपल लिव, हाउ टू पीपल, व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पीपल या वेरियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम। And we also know about the language and script which is used by the people of this time, and history also help to learn from the mistakes of the past. इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि what are the mistakes done by our ancestors। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी गलतियाँ की। ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू टेक बेटर डिसीजन इन प्रेजेंट। इससे क्या है, आज वर्तमान में एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं। मीन्स वी डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ अवर एंसेस्टर। तो हम जो है अपने पूर्वजों की गलतियों को न दोहराएं, हम अच्छे निर्णय ले सकें, इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री, किसी भी जगह की ज्योग्राफी, किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति जो है इस प्रकार से इतिहास को प्रभावित करती है। ठीक है। तो अगर इस बारे में हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया या ऑफ दिस एरिया। तो किसी भी जगह की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उस जगह के इतिहास को प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं, तो ज्योग्राफी डिसाइड द कल्चर, कस्टम, ड्रेसिंग हैबिट, फूड हैबिट, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन ऑफ दिस एरिया। तो किसी भी जगह की ज्योग्राफी जो है वहाँ के लोगों के खान पान, रहना, ठीक है, वहाँ के ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या होगा, उनके लिवलीहुड क्या होगा, इन सबको डिसाइड करता है कौन, ज्योग्राफी। ठीक है। अगर मान लो कोई रह रहा है डिजर्ट में, तो निश्चित रूप से मान लो जो डिजर्ट में रह रहा है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता, या कोई ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ मिनरल के सोर्सेज अच्छे हैं
तो उनका एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो क्या होगा, बिजनेस होगा, ट्रेड होगा। और जो लोग रह रहे हैं नदियों के किनारे या वहाँ जहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल, प्लेन एरिया में रह रहे हैं, द एरिया इन विच द वाटर इजीली अवेलेबल एंड द सॉइल इज वेरी फर्टाइल मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, देन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया इज एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। अगर किसी एरिया में लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी आसानी से सिंचाई के लिए, पीने के लिए, और जो ज़मीन है, जो मृदा है, वो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, मीन्स नदी की बाढ़ों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, क्योंकि एलुवियल सॉइल मोर फर्टाइल। तो जो क्योंकि जो मृदा होती है, जो एलुवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ऐसी जगह पे जो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होगा, जो मुख्य व्यवसाय होगा, वो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। और ऐसी जगह की जो इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ज्योग्राफी जो है किसी भी जगह की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। फिर बात होती है अर्ली सेटलमेंट की। जब अर्ली सेटलमेंट की बात की तो हमने आपको बताया अर्ली सेटलमेंट इन इंडिया सोन इन द वैली ऑफ नर्मदा। द अर्ली ह्यूमन्स settled down near the bank of the valley of the river Narmada because there is easily water and stones available. ओके, तो जो प्रारंभिक मनुष्य का जो सेटलमेंट हुआ भारत में, वो कहाँ पे हुआ, नर्मदा की घाटी में हुआ। और नर्मदा की घाटी में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पत्थर और पानी दोनों आसानी से उपलब्ध थे। फ़ायदा क्या था इसका, पानी चाहिए डेली नीड के लिए, पीने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो पत्थर था वो क्यों चाहिए था, क्योंकि उस समय जो हथियार थे, जो औजार थे, द टूल्स ऑफ द टाइम इज मेड अप ऑफ स्टोन। तो उस समय पे जो औजार थे, जो हथियार थे, वो किसके बने हुए थे मेनली, तो मुख्यतः बने हुए थे पत्थर के। तो नर्मदा वैली में क्या था, एक तरफ सतपुड़ा, तरफ विंध्य पर्वत श्रृंखला थी, दूसरी तरफ सतपुड़ा थी, बीच में नर्मदा नदी थी। तो इनको पत्थर भी आसानी से अवेलेबल था और पानी भी इजीली अवेलेबल था। एंड नेक्स्ट द सिविलाइजेशन, नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज सोन इन द वैली ऑफ द इंडस रिवर वैली। ओके, इंडस रिवर, एंड दिस इज कॉल्ड इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन। तो अगला जो परमानेंट सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है भारत में, वो देखने को मिलता है कहाँ पे, तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो सिंधु घाटी है या सिंधु नदी है, उसके किनारे किनारे देखने को मिलता है। और इसी को हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वाइल भी ऑब्जर्व ईस्ट डायरेक्शन, अगर हम ईस्ट में देखें तो गारो हिल्स सो एग्रीकल्चर बिगिन प्रैक्टिस वाइडली। अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ पे गारो के क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कृषि के साक्षी मिले और वहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है। ये जो गारो हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया, दिस 3 हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय स्टेट। ये तीनों जो पहाड़ी हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये मेघालय में है। और यहीं पे आपने देखा होगा जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो इसी मेघालय में एक छोटी सी जगह है मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम रिसीव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो मौसिनराम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। क्यों होती है, ड्यू टू द स्पेशल लोकेशन ऑफ द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है गारो, खासी, जैंतिया का स्पेशल लोकेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। इस तरह से ट्रायंगल जैसा बना देती हैं, जिससे कि मानसूनी हवाएं जो है इसमें इसके द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यही अर्ली इसके अलावा जो है अर्ली सेटलमेंट, अगर हम नॉर्थ में बात करें या सिंधु नदी घाटी के आसपास की बात करें तो वहाँ हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कहाँ पे, तो अर्ली सेटलमेंट नॉर्थ में देखने को मिलता है सुलेमान एंड खैबर। ठीक है, तो सुलेमान पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द अर्ली सेटलमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर। व्हाट आर द रीजन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन नियर द
वाटर बॉडीज। क्या कारण थे कि मनुष्य जो है, प्रारंभिक मनुष्य जो है वो नदियों के किनारे या रिवर वैलीज में सेटल हुआ। तो उसका पहला कारण था द सॉइल ऑफ दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल या दे हैव फर्टाइल लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, गुड क्लाइमेट, प्लेंटीफुल वाटर, इज ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स। तो यहाँ सेटलमेंट का जो मुख्य कारण था, सबसे पहला ये था कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ थी। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मीन्स हार्श क्लाइमेट नहीं था, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं था, बर्फीली हवाएं नहीं चल रही थी यहाँ, ठीक है। तो हार्श क्लाइमेट नहीं था, गुड क्लाइमेट था। प्लेंटीफुल वाटर मीन्स इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू फुलफिल द डेली नीड, है ना। तो यहाँ आसानी से अत्यधिक मात्रा में पानी मिल रहा था, जिससे कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। एंड इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स, और नदियों से यातायात भी आसान था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेशल लोकेशन ऑफ हिमालयन रेंज, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द कोल्ड विंड कम्स फ्रॉम साइबेरियन रीजन, ठीक है। तो हिमालय की स्पेशल लोकेशन भी जरूर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हिमालय जो है वो क्या करता है, नॉर्थ से आने वाली जो कोल्ड विंड है जो कहाँ से आ रही है, साइबेरिया से, तो उनको ये रोकता है, जिससे कि ये भारत को एक कोल्ड डेजर्ट बनने से बचाता है। इसके अलावा दे डू नॉट अलाउ द फॉरेन इन्वेडर्स एंड ट्रेडर्स, जी। इसके अलावा यहाँ से आसानी से विदेशी आक्रमणकारी या व्यापारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो नहीं आ सकता था। हालांकि इसमें कुछ पासेज थे, some passes also provide the way to the traders and some invaders, ठीक है। but the most of the invasion occurs from the northwest side of the India, ठीक है। तो हिमालय की उपस्थिति के कारण ज़्यादातर भारत में जो आक्रमण हुए वो कौन से हुए, नॉर्थ वेस्ट साइड से हुए हैं। तो स्पेशल लोकेशन ऑफ हिमालय। फिर उसके बाद पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन जो डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ igneous rock and they are it is the rich in mineral. So the main occupation of this area is industry or trade, ओके, या मिनरल इंडस्ट्री। तो जो आपका जो साउथ इंडिया है या जो डेक्कन प्लेटू रीजन है, वहाँ पे जो चट्टाने हैं या जो पूरा डेक्कन प्लेटू है किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है igneous rock का। igneous rock से बने होने के कारण क्या है कि यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए यहाँ पे जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो है बिजनेस, और वो भी कौन सा, मिनरल बिजनेस, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट था टाइमलाइन इन हिस्ट्री, डेट्स एंड इवेंट्स। टाइमलाइन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो टाइमलाइन डिसाइड करने के लिए हमने क्या लिया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया। वो रेफरेंस पॉइंट क्या था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म को हमने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। और इनके जन्म से पहले वाले को हमने कहा BC, और इनके जन्म से बाद वाले को हमने कहा AD। इन नाउडेज, आज के समय में, वर्तमान समय में स्टूडेंट्स यूज BCE इंस्टीट्यूट ऑफ BC एंड CE इंस्टीट्यूट ऑफ AD, ठीक है। आज के समय में जो इतिहासकार हैं वो BC की जगह BCE शब्द यूज करते हैं और AD की जगह CE करते हैं, ओके। मीन्स BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा एंड CE मीन्स कॉमन एरा, ओके। हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड बिटवीन टू इवेंट, if the time period is written in BCE and CE or BC and AD, if the time or date is written in BCE and CE, अगर कोई डेट BCE और CE में लिखी हुई है तो सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे और हमें उन दोनों के बीच का टाइम पता चलेगा। लेकिन अगर सेम टाइम है, मीन्स दोनों डेट BCE और BCE में या CE और CE में, या हम ये कहें BC और BC, AD और AD में, ऐसे में हम क्या करेंगे, उनके बीच का समय निकालने के लिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें उनके बीच का टाइम पता चल जाए, ठीक है। इसके अलावा फिर थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, मैंने आपको बताया था। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्स दो तरह